हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं। बहुत छोटा सा एंड बहुत प्यारा सा ये चैप्टर है, आपके लिए बहुत इजी होने वाला है और जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम समझेंगे। ये चैप्टर आपके लिए इजी होने वाला है एंड स्कोरिंग भी होने वाला है। तो बच्चों, अगर आपको 1-to-1 कोचिंग चाहिए एंड 1-to-1 आप मेंटरशिप एंड आप चाहते हैं कि मैं कोई कोचिंग क्लासेस में एनरोल करूं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे हाई ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे यूट्यूब बैनर जो इमेज है उसके अंदर व्हाट्सअप नंबर लिख रखे हैं, तो आप जल्दी से उस पर मैसेज कर सकते हैं एंड आप 1-to-1 कोचिंग ले सकते हैं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको समझना है कि गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, और गवर्नमेंट बजट से पहले भी हमको समझना है कि बजट क्या होता है। जब आप प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, तब आपको पता होगा कि बजट क्या है। बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। कुछ भी हम काम करते हैं तो हम उसको एक क्वांटिटी दे देते हैं ना, एक क्वांटिटी एलोकेट कर देते हैं कि ठीक है, मुझे फ़ोन खरीदना है तो मेरे पास 10,000 रुपये का बजट है, 20,000 रुपये का बजट है कि इसके अंदर मैं मेरे फ़ोन को खरीद सकता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो मेरा जो बजट है वो 2,000 रुपीज़ का है, 3,000 रुपीज़ का है। तो यानी कि बजट क्या है, एक फाइनेंशियल न्यूमेरिकल टर्म है। ठीक है, जो हम एलोकेट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या थ्रू द बजट के थ्रू ही हम है ना उस काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं। हम अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं कि ठीक है, 2,000 रुपये हमारा बजट है, तो वो कहाँ कहाँ हम स्पेंड करेंगे, कहाँ से वो पैसा आएगा, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे, पॉलिसी हमारी क्या होगी। ठीक है, हम कैसे काम करेंगे। तो ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे। गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, गवर्नमेंट जब वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि गवर्नमेंट ढंग से अपने पॉलिसीज़ को बना पाए। ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज़ बहुत अच्छी तरीके से उसको फ्रेम कर पाए। ठीक है, वो कैसे होगा, जब हमको पता होगा कि कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है और कहाँ पर हमारा पैसा जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को पूरी अच्छी तरीके से ट्रैक करती है, एंड जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है वही गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ हमको एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ कहाँ से हमारा रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, वो गवर्नमेंट बजट के अंदर आती है। आपको पता होगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फर्स्ट ऑफ फरवरी को हर साल 1 को, ठीक है, पहले शाम को बजट है ना सदन में आता था, पार्लियामेंट में आता था, लेकिन अब उसकी डेटिंग चेंज कर दी गई है। अब उसकी जो टाइमिंग्स है वो चेंज कर दी गई है। अब सुबह सदन में रिप्रेजेंट होता है बजट। ठीक है, और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, अप्रैल के स्टार्टिंग में वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बेसिक नॉलेज आपको गवर्नमेंट बजट की होना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक बार इसको बुक में से पढ़ लेना, जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाए। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है। गवर्नमेंट के हाथ में सारे रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, तो गवर्नमेंट को बजट बनाने की ज़रूरत क्यों है। बच्चों, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से वो बड़ी हो या छोटी हो, सबको प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड क्योंकि जो बजट है वो प्लानिंग का ही सब पार्ट है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग तो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों हम प्लानिंग कर रहे हैं, कि हम ढंग से पॉलिसीज़ बना पाए। ठीक है ना, हम पैसा सब में एलोकेट कर पाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही सारा पैसा चल जाए, ऐसा भी ना हो कि कुछ लोगों से ही हम पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हमको नहीं करना है। कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं बजट को बनाने के लिए। सबसे पहले जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उनको मैनेज करना। ठीक है, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो यूनिट्स, जो एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट
चलाती है, जैसे कि सेक्टर्स जिनके अंदर गवर्नमेंट का हाथ है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनको क्या करती है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अच्छा कितना हमको इसमें से डिसइन्वेस्ट करना है, यानी कि कितना शेयर प्राइवेट को बेचना है, कितनी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में जानी है, ठीक है, कैसे हम पब्लिक का सोशल वेलफेयर कर पाए, कैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर पाए। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती है, वो गवर्नमेंट के बजट में आ जाती है। गवर्नमेंट बजट निकालती है कि इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हमको इतना बजट देना है, ठीक है। अच्छा हो सकता है कि ये चीज़ ढंग से काम नहीं कर रही है, हमको उसको सेल आउट करना है, बेचना है, तो वो सारे सेलिंग परचेजिंग पॉलिसीज़ कहाँ पे आ जाती है, गवर्नमेंट के बजट में आ जाती है। और इसलिए गवर्नमेंट को ये इंपॉर्टेंट है कि अपने बजट को प्रिपेयर करें। सेकेंड है रिसोर्स एलोकेशन। अब मुझे बताओ कि जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एलोकेट करती है, ठीक है। जहाँ पे मुझे एक्सपेंडिचर करना चाहिए वहीं पर मैं एक्सपेंडिचर करूँ, कोई फिजूल खर्ची तो ना हो जाए, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनके पास सब्सिडी जाए, जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्सेस आए, और गरीब लोगों को हमें ना सब्सिडी प्रोवाइड करें, जिससे जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो, ठीक है ना। हम लोगों को जॉब्स दें। कंपनीज ज़्यादा पैसा कमाती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे टैक्सेस हैवी लेती है, उनसे पैसा लेती है, और जो गरीब लोग हैं और ना जो मध्यवर्गीय लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको पैसा एलोकेट करती है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कौन सा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है, रिसोर्स एलोकेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। थर्ड है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन एंड सब्सिडी के पॉलिसी से जो वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट के पास खुद के पास वेल्थ है उसको एलोकेट कर रही है, एंड जो लोगों के पास वेल्थ है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। देखो क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा वेल्थ है ना, ज़्यादा वेल्थ है, तो क्या करते हैं उन पे हैवी टैक्सेस लगाते हैं, जिससे वो टैक्स हमको दें, और जो वो टैक्स का पैसा हमारे पास आएगा उसको हम लोगों में बांटेंगे, हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, है ना। जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो लोअर क्लासेस में आते हैं, है ना, जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, हम उनको फंड्स प्रोवाइड करेंगे, हम उनको राशन देंगे, ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में पैसा लगाएंगे, उनको अनाज देंगे, ठीक है। तो जो वेल्थ है, जो इनकम एंड वेल्थ है, जो अनइवन है, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ आ जाता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, यानी कि कोई इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी ना हो, कोई डिफ्लेशन की सिचुएशन भी ना हो। अगर लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट को खुद उनको पैसा देना होगा, टैक्सेस को कम करना होगा, सब्सिडीज को देना होगा, ठीक है। टैक्सेस को कम करना, सब्सिडी को देना, ये हमने सब कुछ चीज़ मनी एंड बैंकिंग में NADAS यूनिट में हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। हमको पता है कि गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है प्राइजेस को, गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशन को, एंड स्टेबिलिटी लाने को, है ना, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट इसलिए प्रिपेयर करती है जिससे गवर्नमेंट को पता हो कि कितना हमको एक्सपेंडिचर लोगों में करना है, ठीक है। इस साल इन्फ्लेशन है तो एक्सपेंडिचर नहीं करना है, हमको लोगों से पैसा लेना है, तो ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी गवर्नमेंट बजट को इंट्रोड्यूस करती है। 4 पॉइंट आप आराम से याद कर सकते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, पूरा ब्रीफ क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि बजट में क्या आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा हमको ये चेक करना है, एंड दूसरा गवर्नमेंट के खर्चे क्या हैं, गवर्नमेंट को कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का रिसिप्ट यानी कि वो हर एक सोर्स, वो हर एक इनकम जो गवर्नमेंट की होने वाली है उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम गवर्नमेंट रिसिप्ट्स बोलते हैं। एंड वो हर एक एक्सपेंडिचर, वो हर एक खर्चे, वो हर एक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में करने वाली है उसको हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहते हैं। गवर्नमेंट बजट वो स्टेटमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करती है। तो बजटरी रिसिप्ट्स क्या होती हैं, बजटरी रिसिप्ट्स यानी कि सारे इनकम जो गवर्नमेंट की इस साल में होने वाली है, वो हर एक पैसा जो गवर्नमेंट लेने वाली है इस पूरे साल भर में, उसको हम बजटरी रिसिप्ट्स कहते हैं। बच्चों बजटरी रिसिप्ट्स के भी सब डिवीजन है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। बच्चों देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि यानी कि वो रिसिप्ट सबसे पहले वो क्या हो,
अपनी कॉपी के अंदर लिखो। सबसे पहले वो रिकरिंग हो, ठीक है, वो रेगुलर नेचर की हो, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि रिकरिंग हो। और दूसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रिसिप्ट यानी कि वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है जिससे कोई एसेट कम नहीं हो रहा है और कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। बच्चों अपनी कॉपी के अंदर इसको लिख लोगे, कमेंट सेक्शन में इसको लिख दो, ठीक है, आपको पूरा तरीके से याद हो जाएगा। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आने वाला है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं हो रही है, ना ही कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। देखो क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस कर रहे हो, जॉब करते हो, तो जब आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो जो आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, सर्विस आपकी बिक रही है, उससे क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू आ रहा है। यानी कि उस रेवेन्यू को लाने के लिए आपके एसेट्स कम नहीं हो रहे। आप कोई अपना घर परिवार घर बार आपका नहीं बेच रहे हो, गाड़ी घोड़े नहीं बेच रहे हो, है ना। अगर आपकी गाड़ी बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, आपका रेवेन्यू होगा, लेकिन वो कौन सा नेचर का है, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ठीक है। वो आपको एसेट बेच के आपको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपने किसी से उधारी ले ली। अगर आपने किसी से उधारी ले ली, लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, तब भी आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो कौन सा पैसा है, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है, आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है, पहला वो रिकरिंग होनी चाहिए नेचर में, दूसरा जिसमें कोई भी एसेट कम नहीं हो रहे हो, कोई सी भी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही हो। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस पर हमको ध्यान नहीं लगाना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। बच्चों ये चीज समझ में आ गई कि कोई एसेट्स कम नहीं हो रहे और कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट भी सब डिवाइडेड है दो पोर्शन में, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब देखो बच्चों क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो रिकरिंग इनकम होती है वो टैक्सेस से होती है, ठीक है। टैक्सेस के भी देखो फर्दर दो पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स क्या होता है, टैक्स कंपलसरी पेमेंट होता है, कंपलसरी पेमेंट होता है जो आपको गवर्नमेंट को देना होता है, और उस पेमेंट के बदले आप कोई भी सर्विसेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट से, ठीक है। वो पेमेंट है वो आपको कंपलसरी देना ही होगा, वो लॉ के द्वारा निर्धारित कर रखा है कि वो पेमेंट आपको करना ही है। इनकम करते हैं, उनकी इनकम चालू होती है, तो उस इनकम पे लोगों को टैक्स देना होता है, अपने लिवलीहुड के लिए उनको टैक्स देना होता है। कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स का रेवेन्यू। यानी कि वो टैक्सेबल इनकम, वो टैक्स से आ रही है इनकम। गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आ रही है, टैक्स से आ रही है। तो उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका जो डायरेक्ट बर्डन होता है वो एक व्यक्ति पर होता है। डायरेक्ट बर्डन किस पे होता है, जो इनकम कमाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट बर्डन होता है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि डायरेक्ट बर्डन उसके ऊपर है जो पैसा कमा रहा है, यानी कि इनकम टैक्स। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आपका टैक्स बढ़ते जाएगा। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, इसको लिख लो, प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है बच्चों। याद रखना, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और जो इसका बर्डन है, इसका बर्डन है वो उसी व्यक्ति के ऊपर है जो उस इनकम को कमा रहा है, ठीक है बच्चों। इतना आप याद रख लेना डायरेक्ट टैक्स के लिए। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के, इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है टैक्स का, देखो क्योंकि टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना है तो वो हमारे लिए बर्डन है, ठीक है, हमारे लिए बर्डन हमको देना ही है। लेकिन उसका बर्डन डायरेक्ट एक व्यक्ति पे आ रहा है तो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट यानी कि उस व्यक्ति पर नहीं आ रहा, लेकिन वो अपना जो बर्डन है वो शिफ्ट कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति पर, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी यानी कि आप जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो टैक्स दुकानदार खुद की जेब से नहीं देगा, वो पहले कस्टमर से वो टैक्स लेगा। अगर कस्टमर टैक्स देगा तो ही दुकानदार गवर्नमेंट को टैक्स देगा, ठीक है बच्चों। यानी कि जो जीएसटी है वो एग्जाम्पल है किसका, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं नेचर में। अगर इस व्यक्ति की जो आइटम परचेज कर रहा है, मान लो उसको 5% जीएसटी देना है ना,
तो जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपए है उसको भी 5% जीएसटी देना है, और जिसकी इनकम 2 लाख रुपए है उसको भी 5% जीएसटी देना है। ठीक है, यानी कि आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है ये टैक्स, यानी कि ये कौन सा नेचर ऑफ टैक्स है, रिग्रेसिव नेचर का है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका टैक्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टैक्स आपका बढ़ता जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स। ये कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी बोल सकते हो। ठीक है, वो कौन से टैक्स में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्लियर हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज क्लियर हो गई है। रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद हमारा टैक्स कंप्लीट हो चुका है, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट अर्न करती है लेकिन वो टैक्स नहीं है। तो उस टैक्स जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कौन से रेवेन्यू है, वो क्या क्या सोर्सेज हैं, हम जल्दी से इस स्लाइड पे देख लेते हैं। लाइट तोड़ दी है ना आपने, सिग्नल लाइट तोड़ दी तो आप पे फाइन लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट से कुछ काम करवाना चाहते हो, गवर्नमेंट की फीस लगेगी, बिना फीस के कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, हम एस शीट को पढ़ते हैं। फोर्थ देख लो, ग्रांट्स एंड डोनेशन, यानी कि कुछ भी फ्लड की सिचुएशन आ गई, कोई भी गंदी सिचुएशन, गलत नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो जो डोनेशन हम इकट्ठा करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमको डोनेट करता है ना, हमको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार वहाँ पे फ्लड आ गई है तो हम भी कुछ पैसा वहाँ पे डोनेट करें, तो वो सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए रिसिप्ट बन जाती है, हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाती है। फिफ्थ है इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हमने देखा जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चलाती है वहाँ से भी तो कुछ इनकम आती होगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका मोटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनकम तो वहाँ से भी आती होगी। ठीक है, सिक्स्थ है इंटरेस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट लोगों को लोन्स देती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज़ को लोन्स देती है। ठीक है, अपने लोगों को लोन्स देती है, वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। बच्चों अब है ये है एस शीट। बच्चों क्या होता है कभी कभार कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं कभी कभार उनके कोई लीगल हेयर नहीं होता या फिर कोई फैमिली नहीं होती, तो जो उनके ख़त्म हो जाने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी फिर किसके पास जाएगी। अगर कोई लीगली एक रिप्रेजेंटेटिव है जो उनकी प्रॉपर्टी को लेगा तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो जाती है। लेकिन अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो क्या होती है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट के नाम पे हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एस चीट। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों पूरे चैप्टर का। यही आपका चैप्टर है और इतना ही आपका चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बहुत स्मॉल सा और बहुत क्यूट चैप्टर है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, कॉमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।